बड़ी खबर आपको बता दें, अपडेट आ रहा है वहां से। दरअसल ईरान के विपक्षी नेता का एक बड़ा दावा सामने आया है। ईरान के विपक्ष के ये नेता हैं, उन्होंने बात कही, रेजा पहलवी उनका नाम, जिनका ये दावा है, उनके हवाले से जो खबर आ रही है वो अपने दर्शकों को अपडेट में दे दूं। ईरान छोड़ने की तैयारी में है खामनेई। ये देखिए एक बड़ा अपडेट आ गया, ये बड़ी खबर है। खामनेई परिवार के साथ भागने की तैयारी में। बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है ईरान से। वहां के सर्वोच्च लीडर खामनेई, उनका दावा विपक्षी नेता का कि परिवार समेत वहां से वो भागने की तैयारी में है। तो अभी का एक बड़ा अपडेट, बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, ईरान छोड़ने की तैयारी में है खामनेई। ये वहां के एक विपक्ष के नेता ने दावा किया है, उनके हवाले से ये बड़ा अपडेट। परिवार समेत मुल्क छोड़ने की तैयारी में खामनेई। कर्नल शैलेंद्र, अब इसका मतलब क्या निकाला जाए? फिर तो भगोड़ा कहा जाएगा इन्हें। देखिए, उनके फॉरेन मिनिस्टर रशिया करने क्या गए थे और क्या मिला, क्या अनाउंस हुआ? आप क्यों नहीं मानेंगे इस बात को भी कि ये इस पॉसिबिलिटी की भी डिस्कशन कर सकते हैं? अगर हमने आकलन ही करना है तो ये पॉसिबिलिटी भी रूल आउट नहीं होनी चाहिए कि वो एक्चुअली गए थे कि हाँ जनाब हमारे खमैनी साहब निकलेंगे, आपके यहाँ आएंगे, ये सारा कुछ मंजूर है कि नहीं? सपोर्ट आप नहीं दे रहे, कोई बात नहीं, आप आर्म्स एमुनिशन नहीं दे पाओगे, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। आपके अपने मुद्दे हैं, हमारे अपने मुद्दे हैं, तो बेस्ट इज़ एटलीस्ट ये हो जाए। देखिए, अगर हम जब भी किसी तरह की बात करें, जैसे इवन हम स्ट्रेट को क्लोज करने की बात कर रहे हैं, इतना आसान काम नहीं होता। आपका मुस्लिम ब्रदरहुड भी अफेक्टेड है इसमें, आप अकेले नहीं हैं। और अगर आप बंद कर लेंगे तो आपका अपना ऑयल भी जाना और आपके पास बाकी इंपोर्ट आना वो भी अफेक्ट होगा। आपका सबसे बढ़िया दोस्त सो कॉल्ड चीन सबसे ज्यादा ऑयल आपसे ले रहा है, उसकी टोटल डिपेंडेंस है आपके ऊपर। आप इसको कैसे बंद कर देंगे? आप बंद करिए, आप थ्रेटनिंग पोस्चर जरूर कर सकते हैं। आपने वो ड्रोन लॉन्चिंग वाली शिप को भी आगे बढ़ा दिया है, आपने पार्लियामेंट से भी अप्रूवल कर दिया है, बट आप करेंगे कैसे? एक बात। दूसरी बात, क्या आप इसे मेंटेन कर लेंगे बंद करना? आपको क्या लग रहा है यूएस एयरफोर्स, वर्ल्ड की एयरफोर्सेस और जो नेवल फोर्सेस वहां पर आएंगी तो वो क्या भजिया तलने आएंगी? आप अगर 4 माइन लगा दोगे तो आपको क्या लगता है यूएस के पास माइन क्लियरेंस कैपेबिलिटी है ही नहीं? देखिए, डेटरेंस सारे होते हैं, धमकी देना सबको मंजूर होता है और वहीं से एक प्रेशर बिल्टअप होता है दुनिया का। क्यों? क्योंकि अगर आज आप कुछ इस तरह की बात करेंगे जिससे कि पूरी दुनिया अफेक्टेड है, तो यस, हु वांट्स के प्राइसेस शुड गो अप, लेकिन आप एक तरह से दुनिया को झुका रहे हैं, अपना ध्यान ला रहे हैं कि हमारे किसी भी एक्शन से दुनिया को हम अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है वोरा साहब, लेकिन ये खामनेई तो कुछ देर पहले तक ये कह रहे थे कि भाई शुरू किया है इजराइल ने, खत्म ईरान करेगा। अब ये खबर आ रही है कि वो भाग रहे हैं परिवार समेत, तो भगोड़ा साबित हो जाएंगे। अब इसका मतलब क्या निकाला जाए? कथनी करनी में तो बड़ा फर्क दिख रहा है फिर तो। ये जो अभी कह रहे हैं सर, ये जो हमारे तो मेरे ग्रुप में लोगों ने कहा था, वो तो ऑलरेडी मॉस्को में बैठा हुआ है सर, और उसका जिगरी यार सीरिया का वो बशाद अल असद भी वहाँ पर है। तो दोनों शाम को वही कर चाय पीते हैं और क्या क्या पीते हैं मुझे मालूम नहीं है। वो चला गया है सर, वो फ्राइडे में भी जो जुम्मे के दिन की नमाज होती है उसमें भी सामने नहीं आया था। ही इज़ नॉट देयर, क्योंकि जो वहाँ के क्रांतिकारी हैं, रेवोल्यूशनरीज हैं, वो मानते हैं कि क्योंकि ये स्पिरिचुअल हेड है, टेम्पोरल हेड भी है, सरकार का भी हेड है, हमारे धर्म का भी हेड है, इसका जाना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये जिंदा रहेगा शायद हमारी रेवोल्यूशन जिंदा रहेगी। ये चला गया तो फिर रेवोल्यूशन ख़त्म हो जाएगी। अब सीरिया वाला भी वहाँ बैठा हुआ है, सोच रहा है, पूजा कर रहा है कि किसी दिन मैं वापस चला जाऊँ। कई ऐसे किस्से हुए हैं, भाग जाते हैं फिर वापस आते हैं। खमैनी का भी है, लेकिन खमैनी की एक कमज़ोरी है कि उम्र बहुत हो गई है, 86, 87, कितनी देर जिंदा रहेगा ये मानना, ये कहना बड़ा मुश्किल है। बट इट इज़ ट्रू सर, ईरान में जो मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरा ग्रुप है जो कह रहे हैं, वहाँ पर पूरी तरह से दहशत है, किसी को पता नहीं है क्या कहना है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ। मल्टीपल सेंटर्स ऑफ गवर्नमेंट वहाँ पे बन चुके हैं सर, वो सरकार टूट रही है सर। मेजर जनरल सिन्हा साहब, ये बताइए मुझे, अगर इस तरह की जो खबर आ रही है, हालांकि विपक्ष के नेता के हवाले से ये दावा किया गया है, लेकिन जब खामनेई भाग जाएंगे तो फिर क्या हाल होने वाला है ईरान का? उसका क्या हश्र होगा? उसका सहज अंदाजा लगाया जा सकता है? देखिए, जो हम बात करते हैं सुप्रीम लीडर की बात, वो अभी आप के चैनल में तो चल नहीं रहा है, मगर जो एक्चुअल आप देखेंगे उसमें रहबरे व मुअज्जम की बात हो रही है। रहबरे और मुअज्जम, मुल्ला साहब को हम शायद उसको उर्दू में कहते हैं। अच्छा। रहबरे व मुअज्जम,
अब उसके अंदर में वो उसकी एक ये भी आई है कि जो मुज्तबा खमैनी साहब हैं, जो कि IRGC को अभी संचालित कर रहे हैं, क्योंकि सारे जनरल्स मारे गए हैं उनके IRGC के जो टॉप लीडर्स हैं, उनके पूरे जो सिक्योरिटी तो 3 नाम खुल करके आए। उन्होंने कह दिया अयतुल्लाह अल खमैनी कि ये भी जो मेरा बेटा है जो 55 साल का है, जिसको कहा जाता था शायद वो लेगा, मुज्तबा खमैनी, ये नहीं है सुप्रीम लीडर के रेस में, और वो रहबर मुआज़म नहीं बनेगा। ये है, मगर ये हमारे इंडिया मीडिया में चैनल में नहीं चलते हैं, बैलेंसिंग करते हैं। उसमें 3 नाम खुल के आ रहे हैं, नाम नहीं आउट हुआ है। यदि आप इसके डीपली अभी जाएंगे, अलरेजा राफी का नाम आता है, वो कौम सेमिनारी के ये हैं, प्रमुख हैं, और असेंबली ऑफ एक्सपर्ट के मुखिया हैं, उनका नाम। अली असगर हेजाजी का नाम आ रहा है, वो आप देखें, वो ईरानी खुफिया विभाग के हेड ये हैं, और हाजी हुसैन बुसारी जो कि उनके पर्सनल बॉडीगार्ड के रखते हैं और प्रमुख धर्मगुरु हैं, जो कहा जा रहा है कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। ये आप लेके चलिए। और देख, दीपक साहब, बोरा साहब कह रहे थे, तो एक पॉसिबिलिटी है या तो निकल गए हैं, क्योंकि उनका जो डिप्टी जो थे उनके, वो तो ऑलरेडी उनका तो कंफर्मेशन खुद आया है ना कि वो रशिया में हैं, वो तो उनके साथ में है नहीं। इनका कहते हैं कि ये कहीं ऐसे ही बंकर के अंदर में है, और ये तो किनारे लग जाते यदि आप लेके चलिए तो 13 जून के। मगर अमेरिका ने इसके ऊपर वीटो किया हुआ है कि आप नहीं मारेंगे जी, क्योंकि इसी से वो रशिया को मैनेज कर रहा है। रशिया का 2 डिमांड है, यदि आप सुनना चाहें रशिया का 2 डिमांड सुन लीजिए। जल्दी से, छोटे में जल्दी से। रशिया का डिमांड है कि आप खुमैनी को आप नहीं मारेंगे, उसको आप नहीं खत्म करेंगे, और बुसेरा जो न्यूक्लियर प्लांट है उस पर आप हमला नहीं, बुसेरा को टच नहीं किया गया। ठीक है सर, आपकी बात समझ गया मैं। ब्रिगेडियर संजय खन्ना साहब के पास में जाना चाहूंगा। अब सवाल यह होगा कि खामनेई नहीं तो कौन, उनका सक्सेसर कौन होगा, और इसका आने वाले दिनों में आप क्या असर देखते हैं ईरान पर? देखिए, वो पहले आयतुल्लाह खोमेनी थे, उन्होंने अपनी लीनियज जो है आयतुल्लाह खोमेनी के पास कर दी है, और अब जो है वो फिर किसी क्लेरिक को ही जो है इसके अंदर लाना चाहते हैं अपनी सक्सेशन की लाइन पे। पर ये बोलना बहुत मुश्किल है कि कौन आएगा। अमेरिका अपनी तरफ से ये आई थी कि परिवार से कोई नहीं होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने अपने बेटे को, ये जो 3 नाम जनरल साहब ने बताए हैं उसमें वो उसका कहीं नाम नहीं है, वो नॉमिनेटेड नहीं है। अमेरिका की कोशिश यही रहेगी कि जो वो कंट्रोल कर सकता है उसको ही वहाँ पे सत्ता पे बैठाया जाए। जैसे शाह के बेटे जो है काफ़ी साल से वहाँ पे US में हैं, अगर अमेरिका का बस चलेगा तो वो चाहेंगे कि उसको यहाँ पे लेके आए। देखिए, कोई भी अमेरिका चाहेगा उसका कोई पिट्ठू रहे वहाँ पे। बिल्कुल, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि अगर इन तीनों में से कोई बैठता है गद्दी पे और वो अमेरिका के लाइकिंग के हिसाब से नहीं है और वो भी रेडिकल है। दिक्कत ईरान में तब शुरू हुई जब 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुई है। दिक्कत वहाँ से शुरू हुई है क्योंकि रेडिकलाइजेशन शुरू हुआ है और बिल्कुल ही सोच बदल गई ईरान की। और ईरान बहुत मॉडर्न कंट्री था, बहुत ही मॉडर्न, और अब देखिए कहाँ पे पहुँचा हुआ है। तो अगर कोई रेडिकल लीडर वहाँ पे खमेनी की जगह ले लेते हैं तो फिर दिक्कत शुरू हो जाएगी। क्या दिक्कत हो सकती है ओपी तिवारी साहब? देखिए, कहना बहुत मुश्किल है। देखिए, बहुत लंबा टाइम हो गया 1976 से। खन्ना साहब जैसे बता रहा हूँ कि आजकल की जो लड़कियाँ होंगी अपनी नानी और दादी से कहानियाँ सुना करती होंगी, कोई समय क्या था ईरान में, क्या समय था, वो बिल्कुल अलग था। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने 40 साल से ज़्यादा हो गया इस तरीके से रूल किया, पूरा रिवोल्यूशनाइज कर दिया, ये तो बिल्कुल फैक्ट है कि वहाँ के लोग बहुत परेशान थे। लेकिन जिस तरीके से इजराइल ने अटैक करना शुरू किया उनके रेजिडेंशियल एरिया पर, तो वहाँ के लोगों में राष्ट्रभक्ति की भावना जग गई। मैं 1971 की याद दिलाना चाहूँगा, वॉर में जब अमेरिकन फ्लीट बांग्लादेश बे ऑफ बंगाल में पहुंची थी तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे जगजीवन राम, एक रैली कर रहे थे, तलवार लेकर निकाला कि कोई भी आ जाए हम लड़ेंगे अंतिम दिन तक। इस तरह की राष्ट्र भावना 71 में भी जागी थी, जनरल साहब बताएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से उन्होंने जगा दिया था। ये तो लोग वहाँ परेशान थे, दे नो डाउट अबाउट इट। लेकिन इजराइल ने थोड़ा सा अपने आप को ओवर एस्टिमेट किया कि हम 2-4 स्ट्राइक करेंगे और ये तख्ता पलट जाएगा, लेकिन ये हुआ नहीं। इस तरीके से इतना डैमेज हो गया, बर्बादी ईरान में हुई या इजराइल में भी हो रही है। इतना आसान नहीं है इतने बड़े फोर्स से लड़ने के लिए। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ट्रंप साहब को ईरान का बॉम्ब दिखता है, पाकिस्तान का नहीं।
पाकिस्तान का क्यों नहीं देखता? पाकिस्तान में उनके पिट्ठू बैठे हुए हैं, बांग्लादेश में बैठे हुए हैं और वहां भी बैठाना चाहते हैं। ये हमारे लिए, भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा इंडिकेशन है कि हमें कुछ करना पड़ेगा। ये ट्रंप साहब की जो नीति है, जिस तरीके से अटैक कर रहे हैं और परेशान कर रहे हैं, एक तरह से काम नहीं चलेगा। ये तो सही बात है कि रशिया और चाइना सामने से नहीं आएगा, लेकिन अगर ये वॉर थोड़ा घिंचा और ज्यादा, विश्व युद्ध तो नहीं कर सकते लेकिन हो ही गया। जब दो देश एक के खिलाफ लड़ रहे हैं तो विश्व युद्ध तो ही, लेकिन ये इनके पास भी स्लीपर सेल्स हैं। ईरान के पास, ईरान किस टेरर ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करता था? वो खाली इजराइल को अटैक करते थे। जब पाकिस्तान उन टेरर ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करता है जो अमेरिका भी हेक्टर करता है, फिर भी ट्रंप साहब ने पाकिस्तान के प्रति कुछ नहीं आ रहा, उनके जनरल साहब के साथ लंच खा रहे हैं। ये समझने की बात है, विश्व के शांति का मसीहा बनने के बाद इतनी तबाही मचा रखी है उन्होंने। ईरान ने क्या कर रखा है? मैं ईरान का सपोर्टर बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन जिस तरीके से दबाने की कोशिश की है, ये इन्होंने ये समझा होगा कि ईरान भी इराक होगा, हम कुछ दिनों में दबा देंगे। लेकिन ईरान का एम्बेसडर वोहरा, क्या यहां पर थोड़ी चूक हुई अमेरिका की तरफ से या फिर इजराइल की तरफ से ईरान की ताकत को आंकने में? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कोई चूक हुई। उन्हें मालूम था, इजराइल ने यही सोचा जरूर हो। जब हमास का हमला हुआ था इजराइल पे, वो भी चूक थी इंटेलिजेंस की। जब पहलगाम में हुआ, लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि भारत की इंटेलिजेंस की चूक थी। मेरे घर में चोरी हो जाती है, मैं कहता हूँ दिल्ली के पुलिस कमिश्नर की चूक थी। सो द बेसिक इशू इज सर कि शायद अंडर एस्टिमेट किया था। कभी दुश्मन को अंडर एस्टिमेट ना करो, लेकिन उन्होंने जो किया है वो डट के किया है। इंटेलिजेंस बेस्ड जो मार रहे हैं एक एक करके, ये इंटेलिजेंस बेस्ड है। मोसाद जो उनकी एजेंसी है इजराइल की, उसको भगवान नहीं इंस्ट्रक्शंस देता, वो ईरानियन लोगों को पैसे से खरीद लिया है। फौज के इंटेलिजेंस के पता लग जाता है, मीडिया को खरीद लिया है, और अब उनके गुंडे सड़क पे उतरेंगे। जो सोचते हैं कि 60 साल पहले शाह के टाइम में तो मौजा ही मौजा होती थी, अब वो वापस आ जाएगा खुशहाली का समय, वो सड़क पे आएंगे। सर, एक व्यक्ति या 10 व्यक्ति सड़क पे उतर आए, कारवां अपने आप बन जाता है और ये मुल्ले भाग जाएंगे। इनमें लड़ने की क्षमता नहीं है सर। ठीक है वोहरा साहब, मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन कर्नल शैलेंद्र, अब आज की तारीख में अगर हम देखें युद्ध जो अभी जिस स्थिति में हम देख पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे शाह और मात का खेल दोनों तरफ से चल रहा है। इजराइल से भी खबरें आ रही है कि वहां पर मिसाइल दागी जा रही है, ईरान से भी इसी तरह की खबरें आ रही हैं। यह लड़ाई आपको लग रहा है बहुत लंबी अभी चलेगी? अगर आप मुझे 5 सेकंड फालतू दें, आपने बात करी कि उन्होंने नॉमिनेट किए हैं 3 नाम। हाँ। ये वो वाली मतलब खमैनी ने 3 नाम नॉमिनेट किए हैं। ये वो वाली बात है कि भगत सिंह होना चाहिए, लेकिन वो पड़ोसी का बेटा होना चाहिए, अपना बेटा थोड़ी ना होगा। आपको क्या लग रहा है? ये यूनिवर्सली ट्रुथ है, अपने बेटे को थोड़ी ना। इन्हें मालूम है जिन 3 नामों को नॉमिनेट किया जाएगा वो इजराइल की टारगेट लिस्ट पर हो गए। अगर एक चीफ को मारा जाता है, दूसरा चीफ नॉमिनेट होता है, दूसरे को मार दिया जाता है, तीसरे को आप बनाने को राजी इसलिए नहीं हो क्योंकि वो बोलता है मैं पीछे खड़े होकर मैं कंट्रोल कर लूंगा, बट मुझे चीफ डिक्लेयर मत करो। आपके दोनों के दोनों ड्रोन कमांडर एक के बाद एक मारे जाते हैं। ये ट्रेंड दिखाता है कि इजराइल इस समय वो कर पा रहा है जो वो चाहता है। ज्यादा बड़ी बात यह है कि क्या ये युद्ध चलेगा या नहीं चलेगा। ये युद्ध जरूर चलेगा, ये चलता चला आया है, ये कभी बंद भी नहीं हुआ था। इसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, वो टेररिज्म का पार्ट ले लेगा, वो स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का पार्ट ले लेगा, कुछ भी ले ले, ये अपने आप में युद्ध चलता रहेगा। एंड जहां तक बात चल रही थी कि मेरे को एक समराइज मेरे तरफ से कर लेने दीजिए कि अगर वो यूरेनियम कहीं दाएं बाएं चला भी गया है, वेल दैट डजंट मीन कि उस 400 किलो यूरेनियम के लिए आज हम पूरे के पूरे ईरान को बर्बाद कर देंगे। देखिए, इंटेलिजेंस इसी को कहते हैं। और जहां तक बात आ रही है खुमैनी कहाँ है, आजकल कम्युनिकेशन में क्यों नहीं है? उनका एक्सक्यूज जो दिया जा रहा है वो ये है कि उनकी लोकेशन ना ट्रैक हो, इसलिए वो किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी इस्तेमाल नहीं कर रहे। वो तो बिजली इस्तेमाल नहीं कर रहे अपने बंकर में, ऐसा उन्हीं लोगों का कहना है। क्यों? या तो वो वहां है या नहीं है। ये सस्पेंस रहना चाहिए दुनिया के लिए, क्योंकि उनकी जिंदगी सिर्फ इसी बात पर है कि वो वहां ना हो। जी सिन्हा साहब, आपका तो बड़ा लंबा अनुभव रहा है, मुझे जरा ये बताइए, किसी भी युद्ध में जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है उसका भी आगे से रहना बड़ा जरूरी होता है। नेतन्याहू तो आकर अक्सर बयान दे रहे हैं, हर जगह दिख रहे हैं, कैमरों के सामने दिख रहे हैं, तो इस मामले में तो ईरान पीछे दिख रहा है ना, उसके लीडर है ही नहीं। एब्सोल्युटली, आपने ही बात कह दी। देखिए, आप पर्दे के पीछे जमीन के अंदर घुस करके आप लड़ाइयाँ नहीं लड़ सकते। ये उसी तरह है जो फील्ड मार्शल अभी बना है पाकिस्तान का, वो भी बंकर में घुम गया जब एक्चुअल ऑपरेशंस चलते हैं। फिर आप चीटी से बाहर निकल जाओ, फिर शेर बन जाओ, आपको लंच में बुला लेगा कोई, मगर बात उसकी नहीं है। देखिए, आप शैलेंद्र साहब से मैं 200% एग्री कर रहा हूँ जो उन्होंने बताया है, और सही है। ये फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये चलेंगे, मगर पूरी परिस्थिति वेस्ट एशिया की बदल गई है, बदल चुकी है, बस मैटर ऑफ टाइम है। क्यों?
इसका क्या कारण है उसको सुनने, क्योंकि ये सुनना, रशिया इज नॉट इन अ पोजीशन। सीरिया में अभी उसके एक नेवल बेस खत्म हो गया या एक एयर बेस कर गया, कुछ नहीं कर पाया वो बसर उसका। मैं रशिया का पुतिन का बहुत इज्जत करता हूं, बड़ा उनके साथ मैं देखता हूं उनकी पॉलिसी, और वो जानते हैं कि वो कुछ नहीं करेंगे। उन्होंने साइड ड्रोन्स ले लिए, दैट इज ओवर। चाइना यहां पर फड़फड़ा रहा है, $400 बिलियन का 25 साल का। यदि ये मौका मिलता है तो ये चाइना जो है उससे बड़ा सूडो कोई है ही नहीं। आप फौज भेजेंगे नहीं, बूट्स ऑन ग्राउंड, मगर सबको कंट्रोल करना है। देखिए प्रॉब्लम है, दीज आर फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट, मगर टेम्ड होकर ईरान 79 के पहले जो था, आप देखेंगे ये आएगा, और ये सबसे अच्छी कंडीशन है वेस्ट एशिया के लिए। एक टर्की है, फड़फड़ा रहा है, दैट इज द डेज आर गॉन। मोदी साहब पहुंच गए थे ना साइप्रस में अभी, और वहां से नहार रहे थे जहां पर उन्होंने नदन साइप्रस को देखने की चेष्टा की थी। टर्कीज डेज आर ओवर, वेस्ट एशिया इज हेडिंग टुवर्ड्स अ आप बताइए ना, पूरे अरब वर्ल्ड में एवरीवन वांट्स टू चेंज। आपके उनकी कट्टरता खत्म हो गई, आपके मंदिर बन रहे हैं, बौद्ध के बन रहे हैं, यहां पर बिल्कुल बहुत बदलाव आ रहा है। बिल्कुल मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं, धर्म नहीं मान रहे हैं। लेकिन आपने चूंकि चीन का जिक्र किया तो उसी से जुड़ा एक मेरा सवाल है वोहरा साहब आपसे, कि ये चीन यूनाइटेड नेशंस में जाकर अमेरिका की आलोचना कर रहा है, इजराइल की आलोचना कर रहा है कि ईरान की संप्रभुता पर ये लोग हमला कर रहे हैं, लेकिन ये चीन तो वही है ना जो इसकी विस्तारवादी नीति है, ये कहां किसी की संप्रभुता का ख्याल रखता है? तो किसने आपको बताया है कि चीन ऐसा देश है जो कहता है वो करता है और जो करता है वो कहता है? ये डबल स्टैंडर्ड तो सबके पास होते हैं। चाणक्य नीति भी यही कहती है कि जो आपकी ऑडियंस है उसके अनुसार बात करिए। यू थिंक द इस्लामिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, मैं जान के कह रहा हूँ, इस्लामिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसने 15 लाख उइगुरों को बंद कर रखा है और जिसका टिंग टोंग पिंग पोंग कहता है इनकी नस्ल बदल दो, इनको हैंड चाइनीज बना दो, कुछ नहीं होगा सर। दिस इज प्योर हिपोक्रेसी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आज ताल ठोक के मैं फिलहाल इतना ही, फौरन लौटेंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए जी न्यूज। और एक बड़ी खबर और बता रही है, वो आपको बताने पहले, ईरान इजराइल के बीच पाकिस्तान की गिरह भक्ति सामने आई है। भारत के साथ युद्ध करेंगे ये कहा जा रहा है। अगर भारत सिंधु जल संधि को स्वीकार नहीं करता और बांध और नहरें नहीं बनाता तो पाकिस्तान युद्ध छेड़ देगा। वो पाकिस्तान जो अभी फौरन कुछ दिन पहले ही पिटा है, वो देखिए उसका बयान। अगर वो नहीं मानते सिंतास मुआहिदा को, डैम और कनाल्स निकालने की कोशिश करेंगे, तो फिर पाकिस्तान जंग करेगी और हम 6 के 6 दरिया के पानी अपने अवाम को दिलवाएंगे।